आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 10, वेक्टर अलजेब्रा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहेंगे इसका, तो आप उसको समझिए। जैसे सबसे पहले इसमें हम जो चीज समझना चाहते हैं वो ये है कि वेक्टर क्या होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, सदिश। तो ये बेटा आपने फिजिक्स वगैरह में वैसे इनको हमेशा पढ़ा हुआ है, ज्यादा स्टडी करने को आपको मिलता है। हमारे पास दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। आपको यह भी याद होगा कि अदिश राशियां और सदिश राशियों में इनकी आपको डेफिनेशन बताई जाती है। तो बताया जाता है कि जो अदिश राशियां होती हैं इनको हमें कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी तरह से अगर अदिश राशियों को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आंसर है उसके लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर सदिश राशियों को व्यक्त करना है आपको तो उसके लिए आपको परिमाण की आवश्यकता तो होगी ही, साथ में दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो इसको क्या बहुत डिटेल में करने की आवश्यकता है, ये आप सब जानते हो। सदिश और अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए जाते हैं। जैसे ये मैं कर देता हूं कि सदिश और अदिश के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख देता हूं, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। स्केलर, जिसे हम अदिश बोलते हैं। तो सदिश में कौन कौन सी राशियां आती हैं? सदिश में एक आता है विस्थापन, सदिश में एक राशि आती है बल, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल आघूर्ण भी सदिश में आता है आपका। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब भी सदिश में आते हैं। कोणीय लग गया जिसके आगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये राशियां भी आपने फिजिक्स में पढ़ी है, तो ये भी सदिश राशियां हैं आपकी। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, इस तरह से और भी बहुत सारी राशियां हैं बेटा जो सदिश राशियों की कैटेगरी में आती हैं। जितने आपके क्षेत्र आते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब भी सदिश राशियां हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब ऐसी बहुत सारी बेटा क्वांटिटीज है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इसलिए हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। जो अभी मेरे मन में आई है उनको मैंने लिख दिया है यहां पर। अदिश राशियां भी होती हैं, कुछ बहुत सारी होती हैं। उनके क्या एग्जाम्पल हैं? तो उनके एग्जाम्पल हैं दूरी, द्रव्यमान। हाँ, सदिश में एक और राशि आप लिख लें। सदिश में एक राशि आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है। आप फिजिक्स में एरिया वेक्टर कहते रहते हैं बार बार, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो एरिया वेक्टर यानी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ये अदिश राशियां हैं। और कौन सी राशियां अदिश? कार्य, शक्ति अथवा सामर्थ्य, आयतन, आयतन भी एक अदिश राशि है। तो इस, हाँ जी, विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। वेरी गुड, विद्युत धारा अदिश राशि है। ऐसी
बहुत सारी राशियां आप ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी राशियां आपको अदिश राशियों में भी मिल जाएंगी। ये सदिश और अदिश कभी कभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, तो उस वक्त ये आपको याद आना चाहिए कि अदिश और सदिश राशियों में कौन कौन सी राशियां आती हैं। वैसे जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको आपकी भौतिक विज्ञान में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा बच्चों को। इसके बाद इसमें जो हम दूसरी चीज पढ़ना चाहते हैं, इसमें हम ये पढ़ना चाहते हैं सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं ये हम देखना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों को हम कैसे निरूपित करते हैं, ये भी हालांकि आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, पर मैं आपको बताऊं कि सदिशों को निरूपित करने के लिए आपको याद होगा हम एक तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम एक तीर का निशान बनाते हैं, इसको अंग्रेजी में एरो कहते हैं, तीर का निशान। इसको हम बोलते हैं टेल, ये एरो की टेल है, और ये टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है, एरो हेड भी आप इसको बोल सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट या एरो हेड। ये टर्मिनल पॉइंट और या तो फिर इसको एरो हेड बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक एरो का निशान बनाते हैं। अब इस एरो में दो चीजें होती हैं, एक चीज इसमें है इस तीर के निशान की लंबाई, एरो की लंबाई। तो एरो की लंबाई हमको देखो, सदिश राशि का निरूपण करते हैं ना तीर से आप, अगर आप सदिश राशि का निरूपण तीर से करते हैं तो सदिश राशि में तो दो चीजें होती हैं सदिश राशियों में। सदिश राशियों में दो चीजें होती हैं, परिमाण और उसके साथ दिशा। तो सदिश राशियों में दो चीजें हैं, परिमाण, परिमाण के साथ साथ दिशा। अदिश राशियों में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण। इनको बताने के लिए हमको दिशा की बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो सदिशों के पास दो चीजें हैं। अब सदिशों को हमने प्रदर्शित किया एक तीर से, तो इस तीर में परिमाण कहां है और दिशा कहां है। परिमाण को कौन व्यक्त करेगा, दिशा को कौन व्यक्त करेगा। तो आंसर है एरो की जो लंबाई हुआ करेगी ये उस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करेगी। ठीक, इसके बाद एरो का जो एरो हेड हुआ करेगा, तीर का जो बाणाग्र होगा जिसको हम बोलते हैं, ये बाणाग्र कहते हैं इसको, हिंदी में इसको बोला जाता है बाणाग्र। और टेल को क्या बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं, पूंछ। तो एरो का जो हेड होगा यानी कि जो बाणाग्र होगा, बाणाग्र को देखकर आपको उसकी क्या पता लग जाएगी, उसकी दिशा पता लग जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर एक वेक्टर ऐसा बना हुआ है, यहां पर उसका जो टेल है वो पॉइंट ए है, उसका जो एरो हेड है उस जगह पॉइंट बी है, तो हम इस वेक्टर को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से बी, जिधर की तरफ एरो लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। पहले कौन सा पॉइंट आएगा, टेल वाला, फिर आएगा एरो हेड, टर्मिनल पॉइंट। तो ए से बी और उसके ऊपर हम एक ऐसा एरो लगा देंगे। नहीं समझ में आया आपको, इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए अब अगर कभी आपको बीए लिखना पड़ जाए तो आप ऐसा एरो नहीं लगाएंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो ऐसे ही लगेगा ही। ऐसा लिखना पड़ रहा है तो भी आप ऐसा लिखो, लेकिन अगर दिशा उल्टी है तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। पर ऐसा देख करके कि बी में एरो हेड है, ए में टेल है, तो आप ऐसा लगा दो।
ये परमिसिबल नहीं है, इसकी परमिशन आपको नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। समझ आ रहे हैं आपको? हाँ, आपको दिशा बदलनी है ना, तो एरो ऐसे ही लगेगा हमेशा, उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो इधर की तरफ रहेगा, एरो हेड हमेशा इधर ही रहेगा। आपको डायरेक्शन बदलनी है, निशान बदलो ना उसका। आप ये कर सकते हो और आप नहीं कर सकते हो। और देखिए, किसी भी वेक्टर को, अभी हम देखो ए बी लिख रहे हैं, दो चीज लिखनी पड़ती है तब एक वेक्टर रिप्रेजेंट होता है। हम चाहें तो किसी वेक्टर को एक सिंगल लेटर उसको दे सकते हैं और हम उससे भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये एक हमने वेक्टर बनाया, ये वेक्टर है ए बी, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया वेक्टर ए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो उसकी जगह पर वेक्टर ए बी लिखें और हम चाहें तो क्या लिख दें, वेक्टर ए लिख दें हम चाहें तो, ठीक है। इसमें जैसे एरो की लंबाई जो होती है वो क्या बताती है हमको, परिमाण बताती है। तो किसी भी सदिश के परिमाण के लिए भी हमने एक सिंबल बनाया है कि किसी भी सदिश राशि का परिमाण आप निकालोगे, सदिश राशि का परिमाण, जैसे हमारे पास ये ए बी एक वेक्टर है, इसके परिमाण की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई नाप के लिखेंगे, लेकिन लंबाई लिख देंगे पर उसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने एक तरीका बनाया है मॉड ऑफ ए बी। हम उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए बी, इससे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम लंबाई नाप के लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन, जो कुछ भी है हम लिखेंगे, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का हमारा तरीका क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। अगर उसका इस तरीके से नाम रखा गया है तो आप उसको मॉड्यूलस ऑफ ए बी लिख सकते हो, ठीक है। मॉड के साथ एक हम और सुविधा यूज करते हैं, क्योंकि मॉड को बार बार ऐसे लिखना हमको असुविधाजनक होता है, एरो भी लगाएं, 2 लाइंस भी लगाएं, सो दिस इज वेरी इनकन्वीनियंट। तो हम उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम उसके लिए एक और सिंबल यूज करने लगे, हम यूज करने लगे ए बी या ए। तो आगे से अगर कोई भी वेक्टर ए बी है और हमने बिना तीर का निशान लगाए ए बी लिख दिया है, तो आप समझ जाएं कि ये क्या प्रदर्शित करता है, ये उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। हम बिना वेक्टर लगाए अगर ए लिख दें, अब हमने वेक्टर भी हटा दिया, मॉड्यूलस भी हटा दिया, तो ये भी उस क्या व्यक्त करेगा, उसका परिमाण व्यक्त करेगा। लेकिन इसमें ये हम लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, बट ये सिंबल ज्यादा अच्छे नहीं हैं, ये सिंबल ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन हमें अच्छे खराब से क्या मतलब है, हमको भाषा समझ में आ जाए, आपको भाषा समझ में आ जाए, हम वही लैंग्वेज यूज कर लेते हैं बस। हम जब भी ए लिखेंगे आप जान जाओगे कि ये परिमाण है किसी सदिश राशि का। अच्छे क्यों नहीं है, इनमें क्या खराबी है? खराबी बेटा ये है इनमें, जब कोई मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, कोई परिमाण हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, परिमाण अदिश के पास भी होता है और परिमाण सदिश के पास भी होता है। तो जब हम ऐसा लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो हम समझते हैं कि ए बी या ये ए किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, और इस समय हम उसका क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे या ऐसे लिखते हैं तो हमको ये तो मालूम है कि हम परिमाण ले रहे हैं, पर ये पता नहीं चलता कि ये सदिश है कि अदिश है। क्यों? क्योंकि परिमाण अदिश के पास भी होता है, परिमाण सदिश के पास भी होता है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, तो हमको दोनों बातें क्लियर होती हैं कि ये एक सदिश राशि है और उसका परिमाण हम इस समय यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसा सिंबल लिख देते हैं तो आप ये तो बता दोगे कि ये परिमाण लिखा गया है, लेकिन केवल इसको देख के आप ये जान नहीं पाओगे कि ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश, क्योंकि परिमाण तो दोनों के पास है। पता नहीं ये अदिश वाले का परिमाण है या सदिश राशि का परिमाण, ये हम नहीं जान पाते। तो सिंबल बेस्ट ये है, लेकिन असुविधाजनक है। कुछ समझ में आया? दोनों सिंबल्स में बेस्ट सिंबल्स कौन से हैं? ऊपर वाले, लेकिन ये असुविधाजनक है। वेक्टर भी लगाओ, लाइनें भी खींचो, ये करना पड़ता है।
ये सुविधाजनक है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं देंगे आपको। तो हम सब लोगों ने आपस में मिलके ये बना लिया कि आगे से परिमाण के लिए यूज करेंगे, तो आप ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि बार बार इसको यूज करना नहीं पॉसिबल होता है, ये चीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया सदिशों का निरूपण, उनके परिमाण के बारे में भी कुछ बात हो गई, और इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करिए आप इसे। देखिए, इसके बाद हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मीन्स पोजीशन वेक्टर। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, स्थिति सदिश हमेशा किसी न किसी बिंदु का होता है। स्थिति सदिश किसका हुआ करेगा? स्थिति सदिश सदैव स्थिति सदिश सदैव किसी बिंदु का होता है, बिंदु का होता है। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। तो ये एक हमने क्यूब यहां पर बनाया हुआ है। इसमें देखो, क्यूब का फ्रंट फेस आपके सामने है। जैसे ये एक क्यूब है, क्यूब में ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट 0,0,0। ठीक है, ये सामने जो फेस आपको दिख रहा है, ये सामने वाला ये वाला फेस है। ये ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? तो ये ओरिजिन पॉइंट यहां पर है, इस वाले कोने पर, पीछे और यहां नीचे। इधर की तरफ एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, इधर आपकी तरफ एक्स, और ऐसा ऊपर की तरफ जेड। इसका एक मेरे पास फिगर भी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। इसमें आप देखें, ये आपकी तरफ कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इधर की तरफ कौन सा? वाई, और ऐसा ऊपर की तरफ जाएंगे तो जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बेस्ट फिगर है। तो अगर आप इसको मन में रखते हो, दिमाग में रखोगे और इमेजिन करोगे, तो ये आपको बहुत इजी होगा सब कुछ समझना। कुछ समझ आ रहा है ये? ठीक। अब इसमें हमने एक पॉइंट कहीं पर ले लिया बाई चांस, क्योंकि मैंने अभी बताया स्थिति सदिश सदैव किसी बिंदु का होता है। बाई चांस ये एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट का नाम है P, और क्योंकि ये पॉइंट यहां पर है तो उसको कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। देखो, जैसे ये हमने दिखाया, तो यहां पर ये पॉइंट है, इस जगह पर कहीं पर ये पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट है तो यहां पर पहुंचने के लिए थोड़ा आपको x की तरफ भी चलना पड़ेगा, थोड़ा y की तरफ भी चलना पड़ेगा, और थोड़ा z की तरफ भी चलना पड़ेगा, तभी तो इस पॉइंट पर आ पाओगे। तो हमने मान लिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ये इस बिंदु के निर्देशांक हैं। अब अगर ये इस बिंदु के निर्देशांक हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये देख रहे हैं आप, ये चीज बीच में, ये क्या है बताओ? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अगर आपको इस पॉइंट P तक पहुंचना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले x एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? x, y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? y, फिर z एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? z, फिर आप P पर आ जाओगे। ऐसे ही तो P पॉइंट है, समझ आया आपको? तो ये जो P पॉइंट है, इसके निर्देशांक x, y, z हैं, और इसका मतलब ये है कि बिंदु P पर अगर आपको पहुंचना है, तो मूल बिंदु से स्टार्ट करके पहले आप x अक्ष की तरफ x दूरी जाओ, y अक्ष की तरफ y दूरी जाओ, z अक्ष की तरफ z दूरी चले जाओ। और भी निर्देशांक होते हैं, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो फिर x की तरफ 1 आओ, y की तरफ 2 जाओ, z की तरफ 3 जाओ, फिर आपको पॉइंट P मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं। तो मैंने बोला स्थिति सदिश सदैव किसी बिंदु का होता है, तो ये बोला वो बिंदु हमने ले लिया। अब अगर हम इसका स्थिति सदिश बनाना चाहते हैं सॉरी, तो वो कैसे बनाएंगे? बिंदु P का स्थिति सदिश
क्या होता है आप ध्यान से देखिए। अगर हम ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से इस बिंदु P को मिला देंगे तो ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन आपको जो दिख रही है, मूल बिंदु से अगर हम बिंदु P को मिला देंगे तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को हम बोलेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश। तो इसका नाम कैसे रखेंगे बताओ? इसको हम क्या लिखें? OP। O पर इसकी टेल है, P पर इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो गया? OP। हम चाहें इस वेक्टर को हम OP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम चाहें तो जैसे अभी हमने बताया था कि हम AB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हम चाहें तो एक सिंगल लेटर भी नाम दे दें उसका। तो इसके लिए भी हमने एक सिंगल लेटर नाम बनाया है, और वो हम हमेशा यूज करा करेंगे वेक्टर R। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश को हम कैसे लिखे। अगर बिंदु P है तो उसका स्थिति सदिश लिख रहे हैं OP। अगर हम बोल दें बिंदु A का स्थिति सदिश बताओ, OA लिख दोगे आप। बिंदु B का स्थिति सदिश बताओ, OB लिख दोगे। बिंदु M का स्थिति सदिश बताइए, OM, वेक्टर OM। और उनके लिए हमने एक सिंबल ऐसा R भी बनाया हुआ है, सिंगल। समझ आ रहा है आपको? तो ये किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होता है। और ये कैसे होगा देखो, अभी हमने ये फिगर आपको दिखाया और बताया कि पॉइंट P यहां पर है, तो बताएं OP कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। मूल बिंदु से ही तो पॉइंट P को मिला रहे हैं, तो OP ऐसा बनेगा। समझ आ रहे ना आपको? ये OP आपका आ जाएगा और यही बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। स्थिति सदिश को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो अगर इसके निर्देशांक x, y और z हैं, अभी आपने समझा है कि x अक्ष की तरफ हमको कितना चलना पड़ेगा? x, y की तरफ y और z की तरफ z। तो आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम x अक्ष की तरफ 2 मीटर डिस्टेंस चलते हैं तो x अक्ष की दिशा में 2 मीटर परिमाण का, अगर 2 मीटर चलते हैं तो उसका सदिश कैसे आप बनाते थे? कुछ याद है आपको? x अक्ष की दिशा में 2 मीटर वाला सदिश आप कैसे बनाएंगे? 2 इंटू आई कैप। याद आया कुछ आपको? और अगर आप y अक्ष की दिशा में 10 मीटर चल रहे हैं तो उसका सदिश कैसे बनाएंगे? 10 जे कैप। कुछ याद आ रहा है ना आपको? तो ऐसे ही यहां पर इसका मान क्या बन जाएगा? बिंदु P का x हमको किसकी तरफ चलना पड़ा होगा? x अक्ष की दिशा में। तो x अक्ष की दिशा का सदिश बताओ कितना बनेगा? x आई कैप। उसके साथ हमको y अक्ष की दिशा में y दूरी चलना पड़ा तो y जे कैप। उसके साथ z अक्ष की दिशा में z दूरी चलना पड़ा तो z के कैप। इस तरीके से ये उसका सदिश बन जाया करेगा। परिमाण अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? OP का परिमाण ये आपको अभी बताया गया है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मॉड ऑफ OP। हम इससे मॉड ऑफ वेक्टर R भी तो लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे परिमाण? अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का। आपने सीखा हुआ है इसको। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश का परिमाण अगर पूछा जाएगा तो अगर वो बिंदु x, y, z है तो बस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करके आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। माना एक बिंदु A है और बिंदु A के निर्देशांक हैं 2, -3, 4। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बिंदु A का स्थिति सदिश बताओ, बिंदु A का स्थिति सदिश, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो ये बताएं हमको। बिंदु P का स्थिति सदिश को कैसे लिखते थे? तो बिंदु A का स्थिति सदिश OA लिखोगे। आप चाहो तो वेक्टर R भी कर सकते हो। अच्छा, अगर P के निर्देशांक x, y, z थे तो उसका जो वेक्टर बना था वो ये बना था x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। बिंदु A के निर्देशांक है तो इसका वेक्टर क्या बनेगा? 2 i कैप -3 j कैप
प्लस 4k। समझ आ रहा है आपको? परिमाण अगर निकालना होगा हमको इसका, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, हल करके इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किसी भी बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो आप कैसे निकाला कर, उसके स्थिति सदिश कैसे निकालोगे? ऐसे। उसका परिमाण कैसे निकालोगे? तो परिमाण के लिए कुछ आपको परेशान नहीं होना है, बस जो बिंदु के x, y और z निर्देशांक हैं, x, y और z निर्देशांक हैं, उनके वर्ग करके जोड़ देना है, उसका वर्गमूल ले लेना है, इससे उसके स्थिति सदिश का परिमाण मिल जाया करेगा आपको। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर और उससे जुड़ी कुछ बातें समझ आ गया आपको। बिंदु P यहां पर है, पोजीशन वेक्टर ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट यहां पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पॉइंट जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, पहले अष्टांश में ही पड़ेगा, कहीं भी वो पॉइंट पड़ सकता है। पहला आपको अष्टांश याद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, तो वो कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है और उस वक्त आपको ये स्थिति से देखना होगा। तो नोट कर लें अब आप इसको। बेटा ये नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करने जाएंगे वो पढ़ने चल रहे हैं दिक् कोज्याएं। ये दिक् कोज्याएं किसको बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं अंग्रेजी में, शॉर्टकट में इन्हें डीसी कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा होती हैं तो प्लूरल की वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं? डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। तो याद रहेगा आपको, ये एक नया नाम है आपके लिए। तो क्या नाम है? दिक् कोज्याएं, अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्टकट में डीसी, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? डीसीज। तो आगे से अगर हम डीसीज बोल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दिक् कोसाइन की बात हो रही है। क्या होते हैं ये दिक् कोसाइन? थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाया हमने, कहीं पर भी आप एक पॉइंट मान लीजिए, हमने पॉइंट यहां पर मान लिया, सुविधाजनक है मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x है, कॉमा y है, कॉमा z है। ठीक है, x, y, z कोऑर्डिनेट का होना। अब आपको समझ आया कि x, y, z क्या है? x, y, z है कि मूल बिंदु से अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो मूल बिंदु से पहले x अक्ष पर x दूरी जाओ, फिर y अक्ष पर y दूरी जाओ, फिर z अक्ष पर z दूरी जाओ। अब ये सबको समझ आ गया है? अच्छा, अब अगर हमने इसको इससे मिला दिया तो ये वेक्टर कौन सा बन गया? OP। ठीक है, इसको हम वेक्टर R लिख देते हैं। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, एक काम मैं कर देता हूं, ये 0,0,0 ना हम यहां नोट कर देते हैं, बिंदु O ये है। अब जो भी वेक्टर आप यहां पर बनाएंगे, जैसे मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूं, अगर हमने ये एक बना दिया यहां पर ऐसा, यही OP है कि नहीं आपका? O से और P को ऐसा मिला रहे हैं। जब ये लाइन ऐसी बनी है तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन x अक्ष के समांतर है क्या? x अक्ष के समांतर होती तो लाइन ऐसे होती ना, तो क्या ये y अक्ष के समांतर है? y अक्ष के समांतर होती तो कैसे होती? ऐसे ऐसे होती। तो क्या ये z अक्ष के समांतर है? ना, ये किसी के समांतर नहीं है। और अगर ये किसी के समांतर होती तो कोण कितना बनता? 0 डिग्री। तो क्या ये x अक्ष के लंबवत है? लंबवत भी नहीं है ऐसे। तो लंबवत तो तब होती, ध्यान से देखना, ये x अक्ष है ना, लंबवत तो तब होती जब हम इस पे ऐसा लंब डालते तो लंबवत आती ना। y अक्ष पे तब लंबवत होती जब हम ऐसा लंब डालते तो लंबवत होती। z अक्ष पे लंबवत होने के लिए हम ऐसा लंब डालते तो लंबवत होती ना वो।
ये तो ऐसे है, तो ये ना तो एक्स वाई और जेड अक्ष के समांतर है और ना ही ये एक्स वाई और जेड अक्ष पर लंब है। इसका मतलब है ना समांतर है ना लंब है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एंगल ये बना रही है। और अगर आप इस फिगर को देखें तो इसका कुछ एंगल इस एक्स अक्ष के साथ भी आपको दिखेगा, कुछ एंगल इस वाई अक्ष के साथ भी कुछ ना कुछ इतना कोण दिखेगा उसका, और कुछ ना कुछ एंगल इस जेड अक्ष के साथ में भी दिखेगा, ऊपर वाली अक्ष के साथ में भी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक वेक्टर जो है ये एक्स अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाता है, और ये जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाता है। तो एक्स अक्ष के साथ इसका बना हुआ कोण हम मान लेते हैं अल्फा, वाई अक्ष के साथ बना हुआ कोण मान लेते हैं बीटा, और जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण मान लेते हैं गामा। क्या आप बता सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी 180 डिग्री नहीं आएगी। मैंने आपको बोला कि आपको जो दिखेगा इन चित्रों में आपको इमेजिन करना होगा। क्या ये एक्स अक्ष के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती है? एक बार देखिए जरा, ऐसा बनाया हमने। एक्स अक्ष कहां है? ऐसे, और ये कहां है? ऐसे। अब मैं इसको अलग निकाल के दिखाता हूं। ये एक्स अक्ष है और ये ऐसे है। बताओ इनके बीच का कोण 180 डिग्री। तो जो यहां दिखेगा उस पर मत जाइए, आपको कल्पना करनी है। एक्स अक्ष ऐसे है और ये ऐसा बना हुआ है, तो क्या दोनों के बीच का कोण 180 है? मैंने इसीलिए पूछा आपसे, क्योंकि मैं जान रहा था कि इसको देखकर आप कंफर्म ये कहने वाले हो कि ये 180 डिग्री है। देखने पर मत जाओ, क्योंकि 2 डायमेंशनल का बोर्ड है और 3 डायमेंशन का फिगर हम बना रहे हैं। बना नहीं सकते, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। इसका मतलब है कहीं तो प्रॉब्लम होगी, अब आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई कि क्या ये कोण दिखता है 180 है, तो क्या वाकई में 180 है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप देख लो ना, ये क्या है? एक्स एक्सिस, यहां पर मूल बिंदु है, और ये क्या है? ओपी। तो बताइए 180 का मिला आपको ये एंगल? कभी नहीं मिल सकता। समझ आया? नहीं समझ आ रहा है? तो ये जो अल्फा बीटा गामा कोण है, इस एक वेक्टर ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सदिश ओपी के द्वारा एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने कोण कितने हमने मान लिए? अल्फा बीटा गामा। ये समझ आ गया? आप जानते हैं इन कोणों को हम क्या बोलेंगे? इन कोणों को हम बोलेंगे दिक् कोण कह सकते हैं आप। कोई भी वेक्टर एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उन्हें हम दिक् कोण कहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स कह सकते हैं। अब ये बात तो सबको पता लग गई। अच्छा, आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपातों में कई त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। उनमें से कोसाइन जिसका नाम आ रहा है, कोसाइन आप किसको बोलते हैं? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉस। तो ये जो कोण आप देख रहे हैं, इन सबके अगर हम कॉस कोसाइन निकाल लें, इन सब के अगर हम कॉस कैलकुलेट कर लें, तो उनको हम बोलेंगे सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं बोलेंगे। इसलिए सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं, सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं क्या क्या होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं होंगी। इनके लिए हमने कुछ सिंबल भी बनाए हुए हैं। इसका सिंबल हमने एल बनाया, इसका एम बनाया, इसका एन बना दिया। तो ये
सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं आ गई हैं आपके, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डीसीज बोला करेंगे। नहीं समझ में बात आई आपको? इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम डीसीज कहेंगे, दिक् कोज्याएं कहेंगे किसी भी सदिश के, किसी भी वेक्टर के। अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको आपकी इमेजिनेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए मैं फिर आपको कहूंगा, थोड़ा सा कल्पना करोगे आपको ये आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। बिंदु P कहां पर है? ना एक्स अक्ष पर है, ना वाई अक्ष पर, ना जेड अक्ष पर, कहीं यहां पर बीच में है। ठीक, अच्छा, अब अगर कहीं यहां पर बीच में है, तो अगर आपको यहां पहुंचना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले एक्स अक्ष की ओर जाओगे, कितनी दूरी? एक्स दूरी, फिर वाई अक्ष की ओर जाओगे, फिर जेड अक्ष की ओर जाओगे। अगर हम बिंदु P से देखो, एक्स अक्ष के साथ इसका कोण कितना बनता है? एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बनता है ना। उसको मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन दिलाना चाहता हूं कि ये हमारा OP है, ऐसा यहां पर पॉइंट P पड़ेगा, इस जगह पर ऐसा पॉइंट P पड़ेगा ना, इसके यहां पर समझ लो पॉइंट P है। यहां पहुंचने के लिए हम कैसा कैसा चले हैं आप सबको मालूम है। एक्स अक्ष पर x दूरी, वाई अक्ष पर y दूरी, और फिर इसके बाद जेड अक्ष पर z दूरी। अब x अक्ष के साथ इसका ये वाला एंगल अल्फा है। हम ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से हम x अक्ष पर एक लंब डालना चाहते हैं, ऐसे ऐसा एक लंब आ जाना चाहिए x अक्ष पर। फिर ये कैसा त्रिभुज आपको दिखेगा? समकोण त्रिभुज। वेरी गुड। उस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? मूल बिंदु पर या एक्स अक्ष पर? एक्स अक्ष पर बनेगा, क्योंकि हमने लंब भी कहां डाला है? एक्स अक्ष पर डाला है। बहुत अच्छे। अब फिर से 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? एक्स अक्ष पर। तो क्या आप बता सकते हैं मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी होगी? एक्स, क्योंकि वो एक्स जब आप ऐसा आए, फिर ऐसा आए, फिर ऊपर की तरफ जेड आए हैं, तभी तो चल पाए हैं। तो हमने इस पॉइंट से, पॉइंट P से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया ऐसे, और यहां पर एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा आपको, और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, और उस समकोण त्रिभुज का जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो एक्स अक्ष पर बना हुआ दिखेगा आपको। अब इस फिगर को थोड़ा मैं अलग आपको बना के दिखाता हूं। ये है हमारा OP, ये है हमारी एक्स अक्ष। अब फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि एक्स अक्ष तो इधर रहा है, ये इधर काहे बना दिया? तो वो मैं केवल एक ही चीज बना के दिखाना चाहता हूं आपको। अब ये हम ऐसे कैसे बना दें बताओ? यहां पर हवा में तो हमारा मार्कर नहीं चलेगा ना, तो हम नहीं बना सकते। आपको इतना तो समझ आ गया है ना कि जब P से आपने लंब डाला एक्स एक्सिस पर, तो वो लंब कहां पर पड़ा है? जाके एक्स अक्ष पर पड़ा है, और एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स। वेरी गुड, ये डिस्टेंस एक्स है। कैसे डिस्टेंस एक्स है? थोड़ा कल्पना करें कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हर बार आप पहले एक्स अक्ष पर एक्स दूरी चलते थे कि नहीं चलते थे? तो वही तो एक्स है ही है। उसके बाद फिर लंबवत वाई की तरफ चलते थे, फिर लंबवत जेड की तरफ चलते थे। तो ये लंब डाला तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? एक्स। ये OP कितना होगा बता सकते हैं? O से P R, लेकिन हमको क्या लिखना है? परिमाण लेना है। तो हम परिमाण चाहे तो ऐसे ले लें या हम ऐसे लिख दें, दोनों एक ही बात है। और एक्स अक्ष के साथ OP जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है? अल्फा। तो अब यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं? वेरी गुड, x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर r, या हम इसे x अपॉन r भी लिख सकते हैं, और r की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, मॉड्यूलस ऑफ r। अगर उसका निर्देशांक x, y, z है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको सोचना,
उस फिगर की मदद से समझना। लेकिन अगर आप एक बार आपके माइंड में आ गया, जैसे मैं आपको अगर अभी यहां से दिखाऊं, इस कोने पे आप मानो तो इधर की तरफ एक्स अक्ष, इधर की तरफ वाई एक्सिस, और ऐसा ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। पॉइंट पी कहां पर है? यहां पर कहीं पर पॉइंट पी है। तो मूल बिंदु से जो लाइन पॉइंट पी को मिलाती है, ये कौन सी लाइन है? ओपी, ठीक है। हमने इससे, इस पॉइंट पी से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया सीधे जाकर के। तो अब आप देखो, ये ओपी और यहां से एक लंब एक्स एक्सिस पर डाला गया, और फिर वहां से ऐसे आ जाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? एक्स अक्ष पर। और यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसी तरह से कॉस बीटा कितना हो जाएगा? कॉस बीटा कितना हो जाएगा? जैसे कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर आया है, तो कॉस बीटा वाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर आ जाएगा। अब समझ गए आप कैसे आ जाएगा? उसके लिए फिर से क्या करेंगे, अगर पॉइंट यहां पर है तो वाई अक्ष पर अब लंब डालेंगे। ये हमारा ओपी वेक्टर है। अब हमने क्या किया है? अब हमने लंब ऐसा यहां पर डाला है, वाई एक्सिस पर ये लंब डाल दिया हमने। ये वाई अक्ष है ना, ऐसे ऐसे हमने लंब डाल दिया। तो अब 90 डिग्री का कोण किस जगह बनेगा? वाई अक्ष पर बनेगा। और मूल बिंदु से ये जो ओरिजिन पॉइंट यहां पर है, यहां से यहां तक का जो लंब डाला है, डिस्टेंस कितना होगा? वाई। वेरी गुड। और ये ओपी वाला क्या है? आर। तो फिर से 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 डिग्री का कोण वाई अक्ष पर है, ओपी ऐसे तिरछा तिरछा बना हुआ है, और ये लंब जो पड़ा वो मूल बिंदु से कितनी दूर पर पड़ा? वाई दूरी पर पड़ा हुआ है। तो फिर से वही चीज आप कर दोगे। यही हम फिर से वाई अक्ष के लिए आपको बना के दिखा देंगे। यहां पर ये ओपी है, ऐसा आपने लंब डाला, ये वाली डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस आर है, और ये एंगल कितना है? बीटा। तो इस बार कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, वाई अपॉन आर, वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ऐसे ही कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड अपॉन वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर, जेड अपॉन आर, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्या आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आया इसके बारे में? थोड़ा इमेजिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप घर में जाके इसको और अच्छे से सोचिए। अपने किसी कमरे का एक कॉर्नर ले लीजिए, एक वर्टेक्स ले लो, उससे आप सोच के देखो, सब कुछ मिलेगा। लंबे लंबे लकड़ियां ले लेना, डंडे, उसी से कोने पे जाके पॉइंट पी यहां बनाना, और वो लंबी लकड़ी से लंब डाल देना उस पे। फिर वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ ए पी, जिसमें ए वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस भी x होगी, और ये वाली डिस्टेंस r है। ये चीज आ जाएगी। तो इनको बोलते हैं दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याओं में आपस में एक रिलेशन होता है। ये एल एम एन जो दिक् कोज्याएं हैं, दे हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी यूजफुल। तो डीसीज में संबंध, किसी भी सदिश के जो दिक् कोज्याएं होंगी उनमें आपस का क्या रिलेशन रहता है? उनमें आपस का बेटा ये रिलेशन रहता है, आप इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यही तो वैल्यूज हैं इनकी। एल का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, तीनों भिन्नों के हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंश और हर दोनों बराबर हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब क्या रिलेशनशिप मिला आपको, आपको जो रिलेशनशिप मिला वो ये मिला आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये देखो ज्यों में आपस का संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ये हमने किसके बारे में जिक्र किया, दिक् को ज्याएं। ऐसी ही एक और चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं दिक् अनुपात, उसका भी हमको जिक्र करना है, इसको नोट कर लीजिए।